आज जो हम पढ़ने जा रहे थे, कल हमने एक्टिव साइड के बारे में थोड़ी जो है इंफॉर्मेशन शेयर किए थे। आज जो टॉपिक हमारे पास है वो एंजाइम रिएक्शन मैकेनिज्म। ये एक एंजाइम है। ये रिएक्शन ये एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करता है। एक सबस्ट्रेट आता है, अब वो उस प्रोडक्ट में एंजाइम उसको कैसे कन्वर्ट करता है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आज के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि जो है ना हमने पढ़ लिया था जनरली कि जो है ना एक सबस्ट्रेट आकर किसके साथ, एंजाइम के साथ बाइंड होना होता है। एक सबस्ट्रेट ने आकर एंजाइम के साथ बाइंड होता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है और इससे कहते हैं ईएस, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। अब जाहिर बात है जिसने कन्वर्ट होना होता है तो उसने आकर किसी के साथ तो कोई रिलेशन बनाना ही होता है। अब वो रिलेशन किसके साथ बनाता है, एंजाइम के साथ। एंजाइम के साथ वो रिलेशन बना देता है और वो जो है ना एक कॉम्प्लेक्स ये जो मैकेनिज्म है जिसमें एक एंजाइम ने आकर, एक सबस्ट्रेट ने आकर एंजाइम के साथ बाइंड होना होता है और फिर उसने कन्वर्ट होना होता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये मैकेनिज्म आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले जो है ना, अब एक सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम के साथ कहाँ पे वो बाइंड बनता है, कहाँ पे वो बाइंड हो जाता है। अब एक सबस्ट्रेट ने आकर जो है ना, ये सबस्ट्रेट है, हमारे पास सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ने आकर ये हमारे पास एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है हमारे पास, ये सबस्ट्रेट ने आकर इसके साथ बाइंड होना होता है। तो हमने कल पढ़ लिया था कि जो है ना एक्टिव साइड में बाइंडिंग साइड होता है जहाँ पे उसने बाइंड होना होता है और फिर जो है ना इसके साथ एक और साइड हमने भी पढ़ लिया था कि एज साइड, जहाँ पे, अच्छा अब इससे पीछे भी एक इधर जो है ना एक साइड है जिसे कहते हैं कैटालाइटिक साइड। अब जो है ना एक्टिव साइड की ये जो दो गर्वी सी लग रही है आपको, इसमें क्या होता है, ये सबस्ट्रेट ने आकर इसमें जिस तरह कहते हैं ना तम जाना होता है। अब सबस्ट्रेट इधर आ गया और ये सबस्ट्रेट इधर आ गया। अब इनके दरमियान होता है बांड, इनके दरमियान होता है एक बांड। अब जो कैटालाइटिक साइट होता है, कैटालाइटिक साइट ने क्या करना होता है, अब इस बांड को जो है ना, अब इन दोनों ने एक स्ट्रक्चर तो बना लिया। अब ये और ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते, एक जो है ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते और इससे ई एक्स ई एस मतलब जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अब इसने आगे किस में कन्वर्ट होना होता है, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये इधर आके इसमें फिट हो गया और ये इसमें फिट हो गया। अब होता क्या है, ये जो साइट होता है हमारे पास, ये जो साइट होता है कैटालाइटिक साइट, ये जो है ना उसको उठकर इनके दरमियान जो बांड होता है, ये इनके दरमियान बांड को ब्रेक कर देते हैं, इनके दरमियान बांड को ब्रेक कर देते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल यानी रिजेंबल करूंगा सुक्रोज के साथ। अब फॉर एग्जांपल ये सुक्रोज है, सुक्रोज मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट आ गया। अब इस ये आकर ये एंजाइम के साथ बाइंड हो गया। अब इसके साथ बाइंड होने के बाद ये इधर फिट हो गया और ये इधर फिट हो गया। अब इनके दरमियान एक बांड होता है, इनके दरमियान एक बांड होता है। अब कैटालाइटिक साइड का क्या काम होता है, कैटालाइटिक साइड ने इनके दरमियान बांड को ब्रेक करना होता है। अब ये इसने उठकर इस बांड को ब्रेक कर दिया। अब आगे है ना इसी तरह आगे, अब इसी ये जो है ना आगे ये एक स्ट्रक्चर तो बन गया ना, अब ये इसमें फिट हो गया। अब इनके दरमियान जो है ना ये जो बांड है, इस बांड को जो है ना कैटालाइटिक साइट ने ब्रेक कर। अब सारी बात है कि अगर पहले दो चीजें जुड़ी हुई थी, अब उनके दरमियान जो बांड है वो बांड ब्रेक हो गया तो जाहिर बात है वो चीजें अलग-अलग हो गई। तो इसी तरह सेम एग्जांपल इसके भी है कि जो है ना हमारे पास ग्लूकोज, सुक्रोज, तो सुक्रोज ने कन्वर्ट, सुक्रोज अगर अलग-अलग हो गया तो सुक्रोज में हमें पता है कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होता है। तो अब ये जो है ना आगे जो है ना जिस तरह अब जो है ना सुक्रोज का हमारे पास फार्मूला C12O11H22 हमारे पास इसका फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसने जो है ना आगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जब कन्वर्ट होना होता है तो इसके साथ वाटर आ जाता है। अब ये हमारे पास एंजाइम में, अब ये रिएक्शन तो पीछे से हो गया, कैटालाइटिक साइड ने इनके दरमियान जो बांड था वो ब्रेक कर दिया। अब वाटर भी आगे इसमें ऐड हो गया। तो अब जो है ना ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्लूकोज बन गया, ये मेरे पास फ्रुक्टोज बन गया। मेरे पास क्या बन गया, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। और ये किस फॉर्म में, दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए।
मतलब पीछे से जो है ना सबस्ट्रेट आ गया, उसने बाइंड हो गया एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट जो एक वो मैंने है उसमें वो फिट हो गए, तो उसमें जो है ना दरमियान में जो कैटालाइटिक साइट है, कैटालाइट साइट ने उनके दरमियान जो बांड था वो ब्रेक कर दिया। अब वो ब्रेक होगी, जाहिर बात है दो चीजें तो वो अलहदा हो गई, अब अलहदा होगी इसमें वाटर ऐड हो गया H2, तो ये अब आगे होता है हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें नजर आता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसलिए सुक्रोज का हमें पता है कि सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है। तो अब ये जो है ना दोनों अलग-अलग फॉर्म में हो गए, ये ग्लूकोज बन गया जिसका फार्मूला है C6H12O6 और इसका भी फार्मूला है C6H12O6। अगर पहले 11 था C12O11H22 था, तो अब जाहिर बात है वाटर ऐड हो गया C6, अब C12O11H22 अगर है तो इसमें H2 ऐड हो गया, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास C, अगर ये मैं एग्जांपल दे रहा C12O12 और H24 बन गया, H24 बन गया। अब H24 अब इसको जो है ना ब्रेक कर, अब इधर वाटर ऐड हो गया, अब एक ग्लूकोज बन गया और एक फ्रक्टोज बन गया। अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फार्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का भी है और फ्रक्टोज का भी है, मतलब दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक में अल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक में कीटोन ग्रुप होता है, वो जो है ना आगे का टॉपिक है। ये तो हो गया एक एंजाइम का कि जो है ना एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड बनाता है, और फिर कैटालिटिक साइड में क्या होता है, फिर जो है ना कैटालिटिक साइड उसका जो बाइंड होता है वो बाइंड को ब्रेक कर देता है, और फिर जो एक सबस्ट्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में हमारे पास अलग-अलग फॉर्म में प्रोडक्ट बन जाता है। जिस तरह सुक्रोज की हमने एग्जांपल ली, तो सेम एग्जांपल मैंने इधर भी दिया है कि सुक्रोज में होता क्या है कि सुक्रोज के दरमियान जो बांड बना होता है, और जब ये सब जो इंसान के साथ बाइंड हो जाता है, तो फिर उसके दरमियान जो बांड होता है उस बांड को ब्रेक कर दिया जाता है, कैटालाइटिक साइड उसको ब्रेक कर देता है, और फिर हमारे पास एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज बन जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल हम लेना चाहें तो इसकी मिसाल एक बर्तन की तरह है, इंसान की। अब होता क्या है कि हम बर्तन लेते हैं, तो बर्तन हम चीज़ें डालते हैं, पकाते हैं, और इस सालन वगैरह जो चीज़ हमने तैयार करना था वो तैयार हो जाती है चीज़। अब बर्तन में हम एक बार जो है ना सालन चीज़ें डाल देते हैं, सालन पक जाता है, तैयार हो जाता है। फिर जो है ना ये नहीं होता कि हम जो है ना बर्तन को बार बार चेंज करते हैं, वही बर्तन होता है उसमें पता नहीं कई दफ़ा चीज़ें बना देते हैं कि चीज़ें तैयार हो जाती है, और फिर जो है ना वो बर्तन वैसे ही रहता है, बर्तन वैसे ही रहता है। तो इसकी मिसाल बिल्कुल सेम टू सेम इंसान है। इंसान जो है ना इसकी मिसाल बर्तन की तरह है कि इसमें जो है ना सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, एंजाइम वैसे ही रहता है। ये तो हमने स्टार्ट में पढ़ा ही है ना कि आम चेंज रहता है एक रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन इसने करवा दिया और एंजाइम वैसे ही रहा। तब अगर बर्तन है तो उसमें हमने चीजें पका ली, चीजें हम खा गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, बर्तन वैसा ही रहता है। तो एंजाइम जो है ना ये बर्तन की तरह है कि बर्तन वैसा ही रहता है, एंजाइम वैसा ही रहता है, और जो है ना जो सबस्ट्रेट आता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। इसके रिलेटेड अगर हम इसी को देखें तो इस पे जो हाइपोथेसिस पेश हुए, हमारे पास एक साइंटिस्ट था इब्न फिशर, उसने 1890 केपी के बुक में 1890 लिखा है, जो है दूसरे पंजाब में आई थिंक सो 1890 लिखा है, जो फेडरल बुक है उसमें 1894 1894 लिखा है। अब ये इसमें फर्क है, कुछ कोई कई बुक में कुछ भी हो सकता है, डेट मेंशन कुछ कुछ है ना, थोड़ा रेफरेंस अगर देखे तो बुक्स में से, तो अगर एक में एक 94 लिख के, अब जो फेडरल वाले स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल उसमें से कोई भी एमसीक्यूज बना देता है, इमल फिशर ने जो है ना अपना हाइपोथेसिस लॉक एंड की मॉडल किस डेट पे या किस साल में दिया था, तो जाहिर बात है अब उनने उस टेक्स्ट के मुताबिक ही एमसीक्यूज बनाया होता है, तो उन्होंने आंसर करना होता है 1894। अब जो केपीके वाले हैं या पंजाब वाले हैं या दूसरे सिलेबस वाले, अगर उनकी बुक में 1890 लिखा है तो जाहिर बात है उसने 1890 का ही आंसर करना होता है, 1890। अब उधर टीचर ने तो ये नहीं सुनना कि आपने जो है ना फेडरल से पढ़ा है तो आपने 1894 लगाया तो ठीक नहीं, उस टीचर ने यही कहना कि आपकी बुक में जो भी मेंशन किया गया है तो आपने उसी के मुताबिक चलना है। तो अब वो इमल फिशर का जो लॉक एंड की मॉडल था, अब उसके मुताबिक उसने ये कहा कि जिस तरह एक ताला होता है हमारे पास लॉक, उस लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, एक स्पेसिफिक चाबी। जिस तरह मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन में फिट होने के लिए ये जो इसका कनेक्टर है, ये इसका हेड है,
तो ये अब हर कोई जो है ना दूसरे का मैं उठाओ तो इधर फिट करना चाहता नहीं। तो इस तरह एग्जाम्पल है कि जो हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है, बल्कि हाइपोथेसिस है, तो उसमें क्या होता है, वो उसने कहा कि जो है ना सबस्ट्रेट और जो है ना एंजाइम एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट ने उसके मुताबिक आना होता है, उसी के मुताबिक सबस्ट्रेट आता है और फिर उसको बाइंड हो जाता है। ये इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन दोनों जो हाइपोथेसिस है हमारे पास लॉक एंड की है और इंड्यूस फीट हाइपोथेसिस है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डिटेल के साथ के जो है ना लॉक का एग्जांपल क्या है, की के एग्जांपल क्या है, तो इसके सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ क्या रिजेम्बलेंस है, और जो इंड्यूस फीट मॉडल में फिर उसने क्या कहा और इमेज फीचर का जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कुछ पे तो वो लागू भी हो रहा है लेकिन जो है ना ज़्यादातर जो है ना सबस्ट्रेट वगैरह पे वो लागू नहीं हो रहा था, उस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये छोटा सा लेक्चर था। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एनएमडीकेट में इसके जो है ना रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि द एंजाइम विदाउट कोएंजाइम इज कॉल्ड, द एंजाइम विदाउट कोएंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम, एपोएंजाइम, एपोएंजाइम। ये एक शॉर्ट सा एमसीक्यू था, प्रैक्टिस में दिया है एनएमडीकेट बुक में। और दूसरा है कि सिंगल सेल कंसिस्ट ऑफ, एक सिंगल सेल जो होता है जनरली अगर एवरेज लिया जाए तो एक सिंगल सेल में कितने एंजाइम्स हो सकते हैं, दिस इज फ्रॉम 2000 टू 3000, 2000 से लेकर 3000 तक एंजाइम्स हो सकते हैं एक सिंगल सेल में। अब अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है, एंजाइम प्लस कोएंजाइम कलेक्टिवली कॉल्ड, एंजाइम प्लस कोएंजाइम कलेक्टिवली कॉल्ड होलो एंजाइम, इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। तो ये एमसीक्यूज तो आसान से थे, मुश्किल नहीं थे। आज का जो हमारा टॉपिक था ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, थोड़ा सा अगर देखो तो आसान सा था, ये एंजाइम रिएक्शन मैकेनिज्म ये इतना मुश्किल सा तो नहीं है। अब इसके जो है ना इसके रिलेटेड जो हाइपोथेसिस हमारे पास है उसको समझने के लिए पहले करना लाजमी था, अब ये कर लिया तो अब कल जो है ना जब जैसे हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस या इंड्यूस मॉडल पढ़ेंगे तो डायरेक्टली हमें समझ आ जाएगी, हाँ कल हमने ये पढ़ लिया था तो इसके साथ डायरेक्टली वो रिलेट करते हैं, तो इस वजह से है ना वो हमने कल के लिए रखा है। और जो केपी के बुक में है उसमें इतना एक्सप्लेन नहीं किया, फेडरल में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है और पंजाब में जो है ना इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मतलब फेडरल में जो है ना अगर देखा जाए तो फेडरल में इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी बुक्स में थोड़ा ब्रीफली शॉर्ट सा लिखा हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होंगे वही इंफॉर्मेशन शेयर करें, उन्हीं इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके, आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सके, आपको जो है ना डिफरेंट बुक स्टडी करना ना पड़े, आपको जस्ट जो है ना आपके सामने मैं इतनी सारी बुक्स 3-4 बुक्स स्टडी करके सामने बोर्ड पे रख देता हूँ, अगर आप अभी केपी के बुक उठाकर देखो या पंजाब बुक उठाकर देखो तो उसमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, तो इन सारे जो है ना बुक्स हमारे टेक्स्ट जो है ना उनसे निकाल के इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके सामने पेश करो, गलती हो सकती है इंसान से, गलती मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, कोई ऐसी गलती हो आप कोशिश करें कि उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ, आप भी लर्नर है, तो इंशाल्लाह हम मिल के इस काम को चलाएंगे ताकि हम एजुकेशन लोगों तक एजुकेशन को पहुँचाएं। हमारा मकसद ही क्या है, लेट्स टीच लेट्स लर्न टुगेदर, हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ये हुआ आज का हमारा लेक्चर।